एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। क्या आप अपनी माँ, बहन या पत्नी के लिए ये शब्द चरितार्थ कर सकते हैं? उनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? बात संरक्षण तक की तो ठीक है, लेकिन दया और आजादी छीन लेने जैसे शब्द आजकल की महिला किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और महिला छोड़ो, कोई पुरुष भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनकी बेटी के साथ कभी ऐसा कुछ हो। ऐसी ही कई सारी बातें कही गई हैं मनुस्मृति में। और ये नियम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दलितों के लिए भी बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बताए गए हैं जो किसी भी हालत में स्वीकार करने योग्य नहीं है। मनुस्मृति का विरोध करने पर कई बड़े नेताओं समेत कई फेमस पर्सनैलिटीज तक को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। धमकियों का यह सिलसिला साल 2018 के बाद से ज्यादा चलन में आ गया, जब महाराष्ट्र के राजनेता छगन भुजबल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि मनुस्मृति के बारे में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। अब मन में प्रश्न उठेगा कि दाभोलकर कौन था, क्या हाल हुआ था उसका? सबसे पहले दाभोलकर के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी आज से करीब 11 साल पहले 20 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गई थी, और हत्या करने वाले शायद मनुस्मृति से ही प्रेरित लोग थे। दाभोलकर महाराष्ट्र के पुणे शहर से थे, पेशे से फिजिशियन थे और साधना पत्रिका के संपादक भी थे। सामाजिक अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों और पाखंडों के खिलाफ उन्होंने बड़े स्तर पर अभियान चलाया हुआ था, जिसको लेकर वो काफी प्रसिद्ध थे और धर्म की आड़ में धंधा करने वालों के निशाने पर आ गए थे, और इसी के चलते उनकी हत्या भी हो गई थी। उनका कहना था कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ ही डेमोक्रेटिक सोसाइटी और राष्ट्र का निर्माण संभव है, लेकिन उनकी ये सारी थ्योरी धार्मिक पाखंड की जड़ें उखाड़ रही थी, और इसी के चलते आखिर में दाभोलकर जी की सांसें ही उखाड़ दी गई। अब प्रश्न आता है कि छगन भुजबल ने मनुस्मृति के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि उनकी भी दाभोलकर की तरह हत्या करने की धमकियां दी गई। छगन भुजबल ने लोगों को सामाजिक तौर पर यह बता दिया था कि बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया है, जो कि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। और अगर मनुस्मृति उन विचारों को वापस लेकर आ रही है जिसकी वजह से हमें हजारों सालों तक शोषण झेलना पड़ा है, तो हम मनुस्मृति को एक बार फिर से जलाएंगे, हम इसकी आलोचना करेंगे। और मैं ऐसी धमकियों की वजह से अपना काम बंद करने वाला नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता। ये शब्द छगन भुजबल ने कहे थे जब उनको जान से मारने की धमकी एक अनजान शख्स द्वारा दी गई थी। एक पत्र लिखकर कहा गया था कि मनुस्मृति के खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो दाभोलकर की तरह हत्या कर दी जाएगी। अब बात आती है कि छगन भुजबल को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी जो मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करने की नौबत आ गई। थोड़ा और पहले चलते हैं। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संभाजी भिड़े नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया था और उनके विचारों का भी समर्थन किया था, जिसके बाद वो ट्रेंड करने लग गए थे। इतना ही नहीं, साल 2018 के फरवरी महीने में भिड़े के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिड़े एक हिंदूवादी नेता हैं, जिनके पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत सारे फॉलोवर हैं, जिनको हम अंधभक्त भी कह सकते हैं, जो बिना ठीक गलत का गणित लगाए बस फॉलो करते रहते हैं। भिड़े अपने कट्टर हिंदूवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं और वो खुलकर मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। वो यही संभाजी भिड़े हैं जिन्होंने मनु को संत तुकाराम और संत जनेश्वर से भी महान बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इसके अलावा जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव दंगे में भिड़े की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मनुस्मृति में लिखी हुई बातें पिछले कई सालों से विवादों की वजह बनती जा रही है, लेकिन क्या मनुस्मृति सच में इतनी विवादित किताब है? सबसे पहले जान लेते हैं कि मनुस्मृति में आखिर है क्या, क्या ऐसा लिखा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है, और इसीलिए मनु की लिखी गई धार्मिक किताब मनुस्मृति कही जाती है। मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। हालांकि कई अलग अलग संस्करण, कई अलग अलग किताबों में श्लोकों की संख्या 2964 के करीब है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कुरुंदकर जी। बताया जा रहा है कि इन्होंने मनुस्मृति पर काफी अध्ययन किया है, मनुस्मृति को लेकर किताब भी लिख चुके हैं। कुरुंदकर का कहना है कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। बताया जा रहा है कि मनुस्मृति की रचना ईसा के जन्म से करीब 200-300 साल पहले शुरू हुई थी। इसके पहले चैप्टर में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके प्रोफेशन और ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा चैप्टर ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे चैप्टर में शादियों की किस्मों के, शादियों की रीति रिवाज, श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है।
चौथे चैप्टर में गृहस्थ धर्म के कर्तव्य, खाने या ना खाने के नियम और 21 तरह के नरकों का जिक्र किया गया है। पांचवें चैप्टर में महिलाओं के कर्तव्य, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र किया गया है। छठे चैप्टर में संत और सातवें चैप्टर में एक राजा के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। आठवां चैप्टर अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों पर बात करता है। 9वें चैप्टर में पैतृक संपत्ति, 10वें चैप्टर में वर्णों के मिश्रण, 11वें चैप्टर में पाप कर्म और 12वें चैप्टर में 3 गुणों व वेदों की प्रशंसा की गई है। मनुस्मृति की यही एक जनरल आउटलाइन है। मोटे तौर पर मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है, ठीक ऐसे ही जैसे आज के समय की आईपीसी और सीआरपीसी। अब बात आती है कि मनुस्मृति आखिर इतनी फेमस कैसे हो गई। इसके बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो पाया गया कि ब्रिटिशर के भारत आने से पहले इस किताब को कभी भी कानून की किताब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया था। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुस्लिमों के पास कानून की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह से हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है, और इसी वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वो मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें, जिसकी वजह से यह धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है, यानी स्टैंडर्ड रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। अब चलो यहां तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब बुद्ध संघों की भारत में प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की। उन्होंने एक झूठ फैला दिया कि ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊपर है और समाज में ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियम है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को कम सजा मिलती थी लेकिन दूसरे लोगों को कड़ी सजा मिलती थी। मनुस्मृति बताती है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। इसके अलावा एक महिला को किसी तरह के धार्मिक अधिकार नहीं है, वो केवल अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अब ऐसी बातों को अगर आज के समय में लागू करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों की बुद्धि तो फिरेगी। इतना ही नहीं है बल्कि आगे और भी बहुत कुछ लिखा गया है इस किताब में। मनुस्मृति ने शूद्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को खारिज कर दिया था। चूंकि उस समय मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी तो ऐसे में कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर कोई ये नहीं जानता था कि मनुस्मृति में आखिर क्या लिखा हुआ है। जब ब्रिटिश राज के दौरान ये किताब कानूनी मामलों में इस्तेमाल होने लगी तब लोगों की आंखें खुलनी शुरू हुई और लोगों को इस किताब के बारे में जानकारी हुई। विलियम जोनास ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब जाकर लोगों को इस किताब के बारे में पता चला था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय में खेतियार मजदूरों, सीमांत किसानों और समाज के दूसरे वंचित और शोषित तबकों की दयनीय हालत देखकर उन्होंने ब्राह्मणों और व्यापारियों की आलोचना करनी शुरू की थी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में, जिसे आजकल हम रायगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। अम्बेडकर साहब ने अपनी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में बताया है कि मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। इन चारों वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी गई थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बो दिए थे। बाबा साहेब ने अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी मनुस्मृति का विरोध किया है। बताया जाता है कि उस दौर में दलितों और महिलाओं को एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था और उसी समय ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिली इमारत की जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, कोई सीढ़ी नहीं होती। इसके साथ ही वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया बल्कि काम करने वालों को भी बांट दिया गया। जब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो देश भर में कई जगह इस किताब को जलाया गया और इसी के साथ अखबारों में देश और समाज पर मनुस्मृति के प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। साल 1970 में काशीराम ने बामसेफ का गठन किया और ऐलान किया कि समाज 2 हिस्सों में बटा है, जिसमें से एक हिस्सा मनुवादी है और दूसरा हिस्सा मूल निवासी है। बताया जाता है कि काशीराम का मानना था कि जातियों की रचना मनुस्मृति के आधार पर हुई है, जिसके कारण असमानता वाले समाज की रचना हुई है और समाज 6000 जातियों में बट गया। दोस्तों, मनुस्मृति को मानने वालों का एक बड़ा तबका है जिसका कहना है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून प्रजापति मनु भृगु की परंपरा से आया, इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। मनुस्मृति का बचाव करने के लिए यह भी कहा जाता है कि स्मृतियां वेदों पर आधारित हैं और मनुस्मृति भी वेदों के हिसाब से है, इसीलिए इसे भी वेदों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए।
शंकराचार्य के साथ साथ दूसरे धर्मगुरु मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मनुस्मृति के आधुनिक समर्थक कहते हैं कि इस किताब के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो ये किताब समाज के कल्याण के लिए ही बनी है, कल्याण की ही बात करती है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। लंबे समय से विवाद पैदा करते आए संभाजी भिड़े ने अपने एक भाषण में यहां तक दावा कर डाला कि मनु ने विश्व कल्याण के लिए यह किताब लिखी थी और वो एक बड़े कानून विशेषज्ञ थे। बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की एक मूर्ति भी लगी है और यह मूर्ति जयपुर बार एसोसिएशन ने लगवाई है, क्योंकि उन दिनों में बार एसोसिएशन में ज्यादातर वकील ऊंची जातियों के ही हुआ करते थे। ऐसे में मनु के समर्थकों ने दावा किया कि मनु कानून लिखने वाले पहले शख्स थे और हाईकोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाना जायज है। सनातन नाम की एक संस्था है जो मनुस्मृति का समर्थन करती है। इस संस्था ने एक किताब प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है मनुस्मृति को जलाया जाए या अध्ययन किया जाए। इस किताब में दावा किया गया है कि एक समय में समाज मनुस्मृति के हिसाब से ही चलता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन संस्था एक कट्टर हिंदूवादी संगठन है जिसके मुखिया विवादित हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर जयंत अठावले हैं। इस संस्था से जुड़े कुछ लोगों के नाम कथित तौर पर गोवा और महाराष्ट्र में हुए बम धमाकों से भी जुड़े हुए हैं। इस संस्था के कुछ लोग तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में अहम संदिग्ध के रूप में दर्ज किए गए हैं। शायद आधुनिक शिक्षा इन लोगों के लिए आधुनिक दिमाग की रचना नहीं कर सकी, इसलिए ये लोग परंपरा को मानने वाले और रूढ़िवादी बने रहे। डॉक्टर अंबेडकर को भी ऐसे लोगों पर गुस्सा आता था। उन्हें लगता था कि शिक्षा व्यवस्था पारंपरिक दिमाग को बदलने में नाकाम साबित हुई है। इसकी जगह रूढ़िवादी लोगों ने आधुनिक शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और यही लोग जाति व्यवस्था और पाखंडियों के संरक्षक हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। ये बातें मनुस्मृति के 5वें चैप्टर के 148वें श्लोक में लिखी हैं, जो महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की राय साफ तौर पर बताती है। दोस्तों, वैसे तो कोई भी किताब है, अगर उसे समय के साथ अपग्रेड नहीं किया जाता है तो उसका विरोध होना लगभग तय है और राजनीतिक पार्टियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। ये बात आप मानकर चलिए कि आज की आधुनिक जनरेशन किसी भी ऐसी किताब का समर्थन नहीं करेगी जो उनकी आजादी और रहन सहन को प्रभावित करती हो। मनुस्मृति में क्या लिखा है वो कई सौ साल पहले की बात है। उस पर जितनी भी बहस की जाएगी उसका उतना ही विरोध होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज क्यों इस किताब को इतनी तवज्जो दी जा रही है, जबकि किसी भी हालत में मनुस्मृति नियम कानून कोई नहीं मानेगा। देश का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और समान रूप से न्याय करने वाली न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसलिए ऐसी किसी भी बात को लेकर विवाद पैदा करना केवल मूर्खता है।